प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अध्याय जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने पूर्व में अम्ल क्षार के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम जीवों के विकास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए आते हैं, आज जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप देखें, जीवों का विकास, एवोल्यूशन, आप सभी पूर्व में जानते ही होंगे कि हमारे पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीव प्रजाति रहते हैं और ऐसे कुछ जीवों से हम परिचित भी हैं और कुछ जीवों के बारे में सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो विलुप्त हो गए, जिनके बारे में हमको जानकारी भी नहीं है और उनके केवल अवशेष और जीवाश्म हमको होने का पुष्टि हो पाई है। इन्हीं में से एक ऐसा जानवर है जिसका नाम है डायनासोर। आपने डायनासोर का नाम सुना ही होगा और हमारे देश में कई जगहों पर इनके अवशेष समय पर मिले हैं। जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट है, वहां नर्मदा घाटी में कई जगहों पर इनकी जो प्राकृतिक आवास होने की पुष्टि हुई है। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगहों उनके अवशेष मिल रहे हैं और पता भी चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर अलग अलग लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का इस पृथ्वी पर राज था। एक छोटे से छोटे जो डायनासोर है, यदि हम छोटे से छोटे डायनासोर की बात करें तो छोटे से छोटे भी डायनासोर जो है 50 सेंटीमीटर का होता है और बड़ा जो डायनासोर है वो लगभग 40 सेंटीमीटर का होता है। देखें, डायनासोर की बात करें तो आप लगभग हम इसमें देखें तो छोटा जो डायनासोर है लगभग 50 सेंटीमीटर का होता है और जो बड़ा डायनासोर है लगभग 40 मीटर का होता है। कुछ मांसाहारी होते हैं तो कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ तो 4 पैरों वाला होता है और कुछ उड़ने वाले भी होते हैं। तो डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के जो पौधे हैं वो पाए गए थे, जिनमें से कुछ पौधे का नाम जैसे शैवाल है, फर्न है, मांस है, साइकस है, गिंगो है आदि जो पौधे हैं आज भी पाए जाते हैं। और यही नहीं, उस समय चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी पाए जाते थे। साथ ही साथ कॉकरोच भी पाए जाते थे, जिनको तिलचट्टा कहा जाता है। आज पक्षियों का यदि प्रारूप देखें तो छोटा डायनासोर का रूप माना जा सकता है। इस प्रकार से इसकी यदि सूची बनाएं तो बहुत लंबी श्रृंखला बन सकती है। आगे इसमें देखें तो डायनासोर की खत्म होते होते विशालकाय जो हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीव की संख्या में बढ़ने लगी है। वर्तमान युग में देखें तो डायनासोर के युग के जो जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन डायनासोर नहीं पाए जाते हैं। आज के समय में कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं, जैसे मनुष्य की बात करें, हाथी की बात करें, ये डायनासोर के युग में नहीं थे। जैसे मैंने गिंगो की बात किया तो गिंगो जो है उसी युग का था जिसमें डायनासोर मौजूद थे। आज यह गिंगो जो पौधा है, जापान के हिरोशिमा जहां पर एटम बम गिराया गया था और एटम बम गिराने के बाद पहला उत्पन्न होने वाला सजीव था। कहा जाता है हिरोशिमा के बारे में कि अमेरिका द्वारा वहां पर बम गिराने के पश्चात वहां की जो जमीन है बंजर हो गई है ना। तो सबसे पहला सजीव था गिंगो नाम का पौधा, जहां हिरोशिमा में उत्पन्न हुआ था। आगे इसमें यदि देखें तो जीवों के विकास में आगे हम बात करेंगे तो जीवों के विकास
जीवों का जो विकास है कैसा हुआ है, जीवों के विकास में आवास और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो किस प्रकार से, तो हमने पूर्व में प्राकृतिक आवास के बारे में पढ़ा था कि प्राकृतिक आवास होता क्या है। तो प्राकृतिक आवास क्या होता है कि जानवर जो है अपने संसाधनों और जो प्रजनन और सुरक्षा की दृष्टि से जिस स्थान पर वह निवास रहता है वह प्राकृतिक आवास कहलाता है। किसी भी जीव में आवास में उनकी जो है बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन है, प्रजनन है और सुरक्षा, ये प्राकृतिक आवास कहलाते हैं। आवास में यदि हम बात करें तो आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से संख्या में वृद्धि होती है। आप देखते भी हैं कि कुछ प्रजातियों की जो संख्या है उनकी लगातार उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और कुछ की तो तेजी से घट रही है। और हमारे देश में बाघों की संख्या की बात करें तो इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की जो प्रजाति है वो विलुप्त होने के कगार पर है। आज सोनचिड़िया तथा अन्य जो जीव हैं, जीवों के जो बात करें तो ठीक इसके विपरीत मनुष्य की जो संख्या है इतनी तेज गति से बढ़ रही है और तेज गति से बढ़ने के कारण जो है मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। अब सवाल यह आता है कि क्या मनुष्य की बढ़ती जो आबादी है बाघों की संख्या पर कोई प्रभाव डाल रहा है? ये प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य की जो बढ़ती आबादी है वो बाघों की जो संख्या है उस पर प्रभाव डाल रहा है? यदि किसी जीव की संख्या लगातार बढ़ती है तो क्या होगा? यदि लगातार उसकी संख्या का वृद्धि हो रहा है तो उस पर क्या असर पड़ेगा? आगे हम इसकी बात करें तो इस प्रकार से यदि लगातार वृद्धि होती जाती है तो क्या होगा? क्या किसी प्रजाति की जीव की संख्या में इतनी तेज वृद्धि होती है उसके लिए खाद्य श्रृंखला अर्थात जैविक और अजैविक दोनों जो घटक हैं उतनी तेजी से नहीं बढ़ते होंगे। भाई लगातार जब संख्या बढ़ती जाएगी तो उनकी जो खाद्य संसाधन है उनमें कमी आएगी। और साथ ही देखें तो हम इनका जो अवलोकन जो है ग्राफ द्वारा करते हैं। जब ग्राफ को 1780 के दशक में बनाया गया था कि किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है तो उनके जो संसाधन की जो कमी है या उनके बीच जो तुलना है, मात्रात्मक तुलना किस प्रकार से होता है। तो आइए हम ग्राफ को अध्ययन करें। तो ग्राफ में देखें तो ग्राफ में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि खाद्य पूर्ति, यदि हम खाद्य संसाधन के देखें तो खाद्य संसाधन का जो खाद्य संसाधन का जो लेवल है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन हम अनियंत्रित जनसंख्या की बात करें अर्थात मनुष्य की जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसकी बात करें तो देखिए इसका जो ग्राफ लेवल है वो किस प्रकार से बढ़ रही है ना। ये धीरे धीरे नहीं, ये प्रारंभ में धीरे हुआ उसके बाद लगातार इसमें वृद्धि हो रही है तो ये सीधा बढ़ता जा रहा है। ये अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का परिणाम। अब खाद्य संसाधन देखो, खाद्य संसाधन क्या है, धीरे से बढ़ रहा है और जो जनसंख्या है वो तेज गति से बढ़ रहा है। तो बताइए कि इसमें खाद्य संसाधन की कमी होगी कि नहीं? आगे इसमें यदि बात करें तो क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि जो दर है वो समान है? नहीं है, क्योंकि हम ग्राफ लेवल में देख चुके हैं। इनमें से किसके बढ़ने की दर ज्यादा तेजी से है? तो जनसंख्या की है। भाई अनियंत्रित जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो उनकी जो जनसंख्या बढ़ने के कारण उनकी दर ज्यादा होगी। आगे इसमें देखें तो जीवों का विकास के अंतर्गत इसमें बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना था
कि यदि जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती है या बढ़ोतरी होती है तो हमारा जो खाद्य संसाधन है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा और ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदाएं, परस्पर द्वंद्व और लड़ाई की संभावना बनेगी, जिससे जीव मारे जाएंगे और कुछ जीव बच सकते हैं। इस तरह जीवों की जो संख्या में है नियंत्रित हो सकती है। अब बात यहाँ आती है कि क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषता होगी, भाई द्वंद्व हुई, लड़ाई हुई, आपदाएं आई, है ना, जो मारे गए और जो बच गए उसमें क्या विशेषताएं हैं और विशेषताएं हैं तो उसमें प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ा और जो विलुप्त हो गए, मर गए, उसका क्या कारण रहा। तो डायनासोर के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा जिसके कारण उनकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गए, है ना। कई वैज्ञानिक इस दिशा में सोच रहे थे, साथ ही उनके आगे कई सवाल थे। जैसे हम प्राकृतिक जीवों की बात करें तो प्राकृतिक जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए गए हैं, जो जीव बच गए हैं उनमें बदलाव आता है या वे विलुप्त हो जाते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कोशिकाओं में अध्ययन किया है कि कोशिकाएं, जो नई कोशिकाएं हैं वो कहां से आती हैं। तो नई कोशिकाएं के बारे में हमने पढ़ा था कि नई कोशिकाएं जो है पूर्व में जो उपस्थित कोशिकाएं हैं उनसे उत्पन्न होती है। ये हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा हुआ है। आगे इसमें देखें तो उसी समय कुछ लेखन वैज्ञानिकों ने अर्थात चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने इस उत्पत्ति के बारे में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, है ना, जिनको जैव विकासवाद सिद्धांत कहा जाता है। और इनके जो सिद्धांत हैं उनके लिए उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन जो है बीगल का सफर, अध्ययन जो है बीगल का सफर के नाम से जाना गया। तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं बीगल का सफर। बीगल के सफर में बीगल की सफर की बात करें तो बीगल का सफर जो है डार्विन का एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा। उन्होंने बचपन से ही प्राकृतिक परिघटनाओं और प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में अत्यधिक रुचि रखते थे और अपने घर के आसपास इनके विषय के बारे में जानकारी एकत्र करते थे। लगभग 200 वर्ष पूर्व जीव की जो विविधता थी और उस पर जो प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन थे वे उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के कारण ही अनेक वैज्ञानिक जो है उनकी ओर आकर्षित हुए। आकर्षित होने के पश्चात जो है जाना और नई शोध कार्य शुरू हुए उनकी। सन 1831 में डार्विन ने इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कुछ महाद्वीपों का सैर किया और सैर करने के पश्चात जो है डार्विन ने कप्तान के साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज में अन्वेषण यात्रा किया। यात्रा करने का जो मुख्य काम था वह नक्शा तैयार करना था और खनिज संपदा और जैविक जो विविधताएं हैं उनका अध्ययन करना था। जहाज में रहने के अध्ययन करने के कक्ष के अलावा वहां पर एक बड़ा पुस्तकालय भी था, है ना। और बीगल का जो सफर है वो 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 को खत्म हुआ। अब बीगल का जो सफर था वो बीगल के सफर में उन्होंने क्या देखे, क्या अवलोकन किया। तो डार्विन का अवलोकन पढ़ सकते हैं। तो डार्विन ने क्या क्या अवलोकन किया। सबसे पहली बात तो उन्होंने बीगल का जो सफर प्रारंभ किया तो बीगल का सफर के दौरान डार्विन ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्र किया, है ना, और जीव के विकासवाद को प्रतिपादित करने में उनको मदद मिली। तो उनका जो अवलोकन था, सफर के दौरान डार्विन को
के पानी के नमूनों का अध्ययन किया और उसमें उन्होंने कई प्रकार के जीव देखे और वे चकित रह गए। यहां पर उन्होंने खाने और खाए जाने की अद्भुत जो श्रृंखला थी उनको अवलोकन किया और दक्षिण अफ्रीका के जंगलों को, पहाड़ों को, तरह तरह के जीवों के बीच भी दिखाई दिए। उनके मन में सवाल आता था कि हर तरफ संघर्ष है, मरो और मारो ऐसा माहौल बना हुआ है और जो बच जाता है या बच सकता है वह बचा जाता था और भौगोलिक जरूरतों के अनुसार जो ढल गए हैं वही जीव बच जाता था। उष्णकटिबंधीय जंगलों के विविध प्रकार के उन्होंने प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन किया। दक्षिण अफ्रीका पहाड़ों के ऊपर उन्होंने ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्र जीवों के जीवाश्म मिले। ठीक है, उन्होंने बीगल के सफर करते समय समुद्रों का एक ऐसा भूकंप अनुभव किया जिनकी जो सतह से लगभग 3 मीटर की ऊंची होगी। इस प्रकार उन्होंने उनका जो अवलोकन दर्शा रहा था कि महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आया होगा। आगे इसमें देखें तो रेतीली समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे जो समुद्र के किनारे का अवलोकन उन्होंने डार्विन ने किया। तो निरंतर जो चलने वाली प्रक्रिया है पृथ्वी की सतह पर, इस कारण से उन्होंने परिवर्तन आया। विशालकाय जो विलुप्त स्तनधारियों और सरीसृप इत्यादि के जो जीवाश्म हैं से उन्हें पता चला कि पूर्व के जो जीव और वर्तमान के जो जीव में भिन्नता के साथ साथ समानताएं भी है, अर्थात पृथ्वी के साथ सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में परिवर्तन आया होगा, ऐसा उनका मानना था। अवलोकन के दौरान उन्होंने अध्ययन किया। और एक महत्वपूर्ण बात आया 1938 की बात बताऊं कि 1938 में अफ्रीका तट के किनारे में जो मछुआरे थे, मछुआरों ने एक ऐसी मछली को पकड़ा और देखा तो पूरे वहां पर आसपास में तहलका मच गया, क्योंकि यह मान्यता था कि यह मछली डायनासोर का युग का था और डायनासोर के विलुप्त होने के साथ साथ यह भी मछली विलुप्त हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में उन्होंने इसके कुछ विशेषताएं थी उभयचर था और इनका जो नामकरण सिल्केंथ नाम से किया गया है ना। उस समय यह माना जाता था कि इसका जो विकास और रूप क्या है, लेकिन लंबे समय तक जीवित जीवाश्मों को कहा गया है ना, परंतु अब हम जान गए हैं कि इनका जो प्रक्रिया है अभी भी, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं है। आगे देखें तो गलापागोस के समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन हुआ जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इक्वाडोर में जब उन्होंने अपना बीगल का सफर प्रारंभ किया तो इक्वाडोर के गलापागोस में कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन किए। महत्वपूर्ण अवलोकन में उन्होंने देखा कि टापुओं के इस समूह में कई छोटे बड़े टापू थे और वो ज्वालामुखी से बने हुए थे। तो गलापागोस के टापुओं में कैकट्स और छिपकली, पक्षी, कछुए, बरमी जिसको आर्माडिल्लो कहा जाता है ना, आदि का जो अध्ययन किया। बीगल के सफर को आगे बढ़ाया और उन्होंने कई प्रकार के भू आकृतियां और विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तथा बीगल के पूरे सफर में जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवाज आदि जो संबंध में तथ्यों का प्रमाण जुटाने का काम किया और तथ्य के आधार पर उन्होंने बताया कि और समझाने का प्रयास किया। आगे इसमें देखें विविधता और तथ्य और प्रमाण। गलापागोस में जब उन्होंने अवलोकन किया तो डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले और यह आर्मेडिलो का आप देख रहे होंगे डायग्राम, इसमें आर्मेडिलो आपको दिखाया गया है। तो जीवाश्म मिले और यहाँ के जो वर्मी का जीवाश्म यह दर्शा रहा था कि पूर्व के वर्मी काफी बड़े थे, जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया वे आकार में बहुत छोटे होते थे, जैसे इसमें है ना। और समय के साथ वर्मियों में लगातार परिवर्तन हुआ है।
अब प्रश्न यहाँ उठता है, जीवाश्मों के अध्ययन से हमें क्या पता लगा सकते हैं? तो जीवाश्मों के अध्ययन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जीव कितने वर्षों का है। डार्विन ने कई अन्य जो जीव के जीवाश्म, जैसे घोंघे की बात करें, सरीसृप की बात करें, या स्तनधारियों की बात करें, तो जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन से हमें यही पता चलता है कि जो पूर्व में जो जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के जो आपसी संबंध है और उनके जो आपसी संबंध को दर्शाने में हमको या संबंध को बताने में हमारी मदद करता है। गलापागोस में फिन जाति के पक्षियों का अध्ययन किया गया और फिन जाति के पक्षी का अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तथ्य के बारे में विचार किया या करने लगे। फिंच हमारे देश के गौरैया जो पक्षी होती है, गौरैया पक्षी से काफी मिलती जुलती थी और गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग तरह की फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले जो फिंच हैं थोड़े अलग थे। खासतौर से इनकी जो चोंच और पंख के रंग की बात करें तो उनमें थोड़े बहुत अंतर नजर आए। अब अंतर की बात करें तो ये सभी जो चोंच थे, जैसे इसमें चोंच देखें तो अलग अलग जो टापू थे, टापू में पाए जाने वाले जो फिंच थे उनकी जो चोंच थी अलग अलग थी और प्रत्येक टापू पे जो फिंच थे उनका जो भोजन करने का जो भी काम था वो भी अलग अलग था। कई टापू या द्वीप के जो फिंच थे केवल शाकाहारी थे, कई जो है केवल बीज खाने वाले थे फिंच जो है, और कई टापुओं के जो फिंच थे वो कीड़े खाते थे। तो इस प्रकार से अलग अलग टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं पर पौधे थे, उनके बीज के कठोर आवरण थे, तो कहीं पर फल थे, फल भी खाते थे कहीं। तो जितनी भी विविधता चोंच में उतनी ही विविधता खाद्य साधनों की उपलब्धता में दिखाई दी, अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में की विशेषताएं थी। अब डार्विन का मानना था कि फिंच इक्वेडोर से उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में वे ढल गए होंगे। और यह इसलिए संभव हुआ होगा कि क्योंकि फिंच की जो प्रजाति में भी काफी विभिन्नताएं थी। एक जैसे चोंच वाले पूर्वज से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधता सजातीय लक्षण को दर्शाता था, है कि नहीं? उत्पत्ति तो समान था परंतु उनकी जो कार्य करने की जो शैली थी वो अलग अलग थी, तो सजातीय लक्षण दर्शाता था। ठीक है, आगे इसमें देखें तो डार्विन के ने एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। सजातीय लक्षण क्या है और इसका अवलोकन एक क्रियाकलाप से करेंगे। तो सजातीय लक्षण क्या है, आप देखें पौधे को सजातीय लक्षण की बात करें तो सजातीय लक्षण ये सारे जो पौधे आप देख रहे हैं, ये सारे पौधों का जो है ना, ये उत्पन्न होने का काम जो है मूल से हुआ, जड़ों से। ठीक है, तो स्पष्ट है कि प्रतान, ठीक है, ये प्रतान जो है, प्रतान, कांटे तथा कंद, इन सभी की जो उत्पत्ति है तने की कलिकाएं से हुई है। ठीक है ना, ये भी प्रतान, ये प्रतान है और ये भी है। तो ये तने की जो पत्ते की जो कलिका है, तने की जो कलिकाएं है वहां से उत्पन्न हुई है। उत्पन्न एक समान है परंतु इन सभी का जो कार्य है वो भिन्न भिन्न है। तो उत्पत्ति एक समान होता है और कार्य अलग अलग होता है, ये कहलाता है क्या? सजातीय लक्षण। आगे इसमें चलते हैं तो सजातीय लक्षण के बारे में इसमें और बताया गया है कि आप इसमें पक्षी का देखें, चमगादड़, ठीक है, तो ये भी उड़ने का काम करता है, ये भी उड़ने का काम करता है। डॉल्फिन का देखें, ये डॉल्फिन इसमें तैरता है तो सील जो है इसमें तैरता है। भेड़ की बात करें और कुत्ता की बात करें तो भेड़ का जो पिछले जो टांग है उसको यदि तुलना करें तो दोनों की जो उत्पत्ति है समान है ना, लेकिन कार्य अलग अलग है। इसमें देखें मनुष्य का देखें और छुछंदर का देखें तो पकड़ने का काम दोनों एक ही में करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं चमगादड़ पंख, डॉल्फिन और सील के पंख। ठीक है ना, चमगादड़ के पंख और डॉल्फिन के जो पंख है इसकी बात करें, और डॉल्फिन व सील की पंख, पक्षी व चमगादड़ के पंख। ठीक है,
और डाल्फिन व सील के पंख, ठीक, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग, ठीक है, और मनुष्य और चुकंदर के अग्र पादों को देखा, तो सभी उत्पत्ति एवं रचना की दृष्टि से समानता रखते हैं, ठीक है ना, उत्पत्ति और रचना की दृष्टि से समानता रखते हैं। इनकी जो संरचना एक जैसी है, यानी पूर्वज इसके एक थे, इन सभी के कार्य एक हैं। कुछ अन्य लक्षणों की बात करें तो कुछ अन्य लक्षणों में देखें तो तितलियों और पक्षियों के जो पंख है कार्य समान है, पर उनकी जो उत्पत्ति है एक समान नहीं है, ठीक है ना। तितली और पक्षी के पंखों की बात करें तो उत्पत्ति जो है क्या है, एक समान नहीं है, लेकिन कार्य दोनों का एक है। भाई पक्षियों का जो पंख है वो उड़ने का काम आता है और पक्षियों का भी, तितलियों का भी पंख जो है उड़ने का काम आता है, लेकिन दोनों का यदि पंखों की बात करें तो उनकी जो उत्पत्ति है वो समान नहीं है। तो यह कहलाता है समृद्धि लक्षण, है ना। जब कार्य समान हो परंतु रचना जो है या उत्पत्ति जो है समान नहीं हो, तब वो कहलाता है समृद्धि लक्षण। तो इसमें आपका परिभाषा आपको मिल जाएगा, तो परिभाषा इसमें देखें तो समृद्धि लक्षण की बात कर इसमें दिया हुआ ये कहा जाता है, ठीक है। आगे इसमें देखें सजातीय लक्षण, तो सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग है, ये कहलाता है आपका सजातीय लक्षण। समृद्धि लक्षण की बात करें तो समृद्धि लक्षण जो है जिसकी उत्पत्ति अलग अलग हो पर कार्य एक जैसे, तो ये कहलाता है क्या, समृद्धि लक्षण। तो समृद्धि लक्षण, सजातीय लक्षण का उदाहरण देखें तो सजातीय लक्षण का उदाहरण है ये, आप यहां तक सजातीय लक्षण का उदाहरण देख सकते हैं, पक्षी चमगादड़ के पंख, डाल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते का अगली टांग और मनुष्य एवं चुकंदर का, इनकी जो उत्पत्ति है रचना है एक समान है लेकिन कार्य अलग अलग है, ठीक है ना। आगे इसमें देखें तो कार्य समान, तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य जो समान है और इनकी जो उत्पत्ति है असमान है, ठीक है। चयन और विकास की बात करें तो बीगल का सफर खत्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौट कर आया और अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। तो उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे थे कि कृत्रिम चयन यानी मनुष्य द्वारा जो इच्छानुसार लक्षणों का चयन करना, जानवरों और पौधों का अलग अलग प्रजाति और तैयार किए जाने की बात की थी। तो उनके मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य इन प्रजातियों को तैयार कर सकता है तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाली किसी चयन प्रक्रिया का नतीजा है क्या, ऐसा उनका सोच था। तो मनुष्य द्वारा जो पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीवन उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कृत्रिम चयन कहा जाता है। प्राकृतिक चयन में विभिन्न प्रकार के आपदाओं के पश्चात जो है जो जीव बच जाते हैं वो प्राकृतिक चयन कहलाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कृत्रिम चयन और नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन, ठीक है। आगे इसमें देखें तो ये आप देख रहे होंगे, ये आपके 3 डायग्राम दिखाया गया है। तो पहला डायग्राम बताता है कि इसमें हमने मूली की खेती किया, मूली की खेती करने के पश्चात बाढ़ आई, मूली की खेती में करने के बाद बाढ़ आई तो बाढ़ से कुछ पौधे बह गए और तीसरी बताती है कि कुछ पौधे बह जाने के बाद कुछ बचे, यही कहलाता है प्राकृतिक चयन। कृत्रिम चयन का नतीजा आज अनेक प्रकार के जो धान की किस्में हैं, गेहूं की किस्में आती है ना, और आपके सब्जियों का जो किस्म है ये कृत्रिम चयन का नतीजा है। आगे इसमें जाए तो डार्विन का जो बीगल का यात्रा के लगभग 20 साल बाद जो है एक और वैज्ञानिक आया और उन्होंने, वे भी इंग्लैंड से थे और उन्होंने अमेरिका तथा एशिया के द्वीपों तक बीगल जैसी खोज यात्रा शुरू करने का प्रयास किया और उस वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड रसेल वेलस थे। आज का यूट्यूब में धन्यवाद।